नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। आपको याद होगा कि हमने आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इस नए प्रोग्राम का नाम है पीटी स्पेशल। इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से हम पिछले साल की, पिछले वर्ष की जो ज़रूरी घटनाएं रही हैं, उन घटनाओं को एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आए तो आप उस पूरे सवाल को आसानी से हल कर सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी पहली खबर को देखते हैं। आज की हमारी जो पहली खबर है वो मुख्य तौर पर डीमोनेटाइजेशन से जुड़ी हुई है, विमुद्रीकरण से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार द्वारा डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी को लागू करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, वो प्रक्रिया पूरी तरह से सही थी। अब ये जो डिसीजन आया है, ये डिसीजन एक संवैधानिक बेंच द्वारा दिया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वो बेंच होती है जिसमें 5 या 5 से ज्यादा जज शामिल होते हैं। तो ये वाला जो डिसीजन आया है, इस पूरे डिसीजन में 5 जज शामिल थे और डिसीजन 4-1 से आया है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है कि 4 जज जो थे वो इस पूरे डिसीजन के पक्ष में थे, यानी कि 4 जजों ने इस केंद्र सरकार की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उस प्रक्रिया को सही ठहराया, जबकि एक जज ने सरकार की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। तो इस तरह से सरकार ने, इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की घोषणा करने वाली जो 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना थी, जो नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन के जरिए पूरी तरह से सही ठहरा दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नोटबंदी को लागू करने की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में कोई भी खामी मौजूद नहीं थी, कोई भी कमी मौजूद नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं और नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो आपको याद होगा कि भारत सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट को जो जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पे चलन से बाहर कर दिया गया था। यानी कि उनकी जो लीगल टेंडेंसी थी, उनका जो लीगल टेंडर था, उस लीगल टेंडर को सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उनकी कानूनी वैधता को सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अब इसकी प्रक्रिया क्या थी? तो इसकी प्रक्रिया ये थी कि इसमें देश की सरकार को किसी भी मुद्रा को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि अगर भारत सरकार चाहे तो वो किसी भी मुद्रा की जो कानूनी वैधता है, उस वैधता को समाप्त कर सकती है। इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों की बात करें तो इसका जो जिक्र है, इससे जुड़े जो नियम है, वो नियम हमें आरबीआई अधिनियम में, आरबीआई एक्ट में देखने को मिलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में देखने को मिलते हैं। अब अगर इस पूरे एक्ट की आप धारा 26(2) पर नजर डालेंगे तो वो कहती है कि इससे संबंधित जो शक्तियां हैं, नोट को, किसी भी मुद्रा को प्रतिबंधित करने की जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां प्रत्यक्ष तौर पर सरकार के पास मौजूद नहीं है। डायरेक्टली सरकार किसी भी नोट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है, किसी भी नोट की लीगल टेंडर को समाप्त नहीं कर सकती है। तो असल में शक्तियां किसके पास हैं? तो जो असली शक्तियां हैं, वो असली शक्तियां केंद्रीय जो आरबीआई है उसके सेंट्रल बोर्ड के पास मौजूद हैं। जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है वो इस संबंध में सबसे पहले सरकार को सुझाव देता है, सरकार के सामने प्रस्ताव पेश किया जाता है, फिर सरकार इस पूरे मामले का विश्लेषण करती है कि आखिर भारत में किसी नोट को प्रतिबंधित करने की जरूरत है या फिर नहीं है। और इस पूरे मामले का विश्लेषण करने के बाद अंततः जब ये तय कर लिया जाता है कि किसी नोट को प्रतिबंधित किया जाएगा, तो इसके बाद केंद्र सरकार डीमोनेटाइजेशन का ऐलान करती है। और इसी पूरे विषय को लेकर देश में बहुत ज्यादा विवाद पैदा हो रहा था। कई जानकारों का ये आरोप था कि सरकार ने दरअसल केंद्रीय बोर्ड से सलाह ली ही नहीं, सरकार ने अपनी मर्जी के अनुसार देश में 500 और 1000 के नोट को बैन कर दिया था। और इसी को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ था और इस विवाद पर विराम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार ने जो भी प्रक्रिया अपनाई थी वो प्रक्रिया पूरी तरह से सही थी। अब इसके अलावा इससे संबंधित संविधान में क्या कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान में जो मुद्रा, सिक्का निर्माण या फिर कानूनी निविदा और जो विदेशी मुद्रा है, इनसे जुड़े जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों पर नियम बनाने की जो शक्ति है, वो शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। क्यों? क्योंकि ये जो तमाम विषय हैं, इनका जिक्र हमें संघ सूची में देखने को मिलता है, सेंट्रल लिस्ट में देखने को मिलता है। सेंट्रल लिस्ट की एंट्री 36 में हमें इसका जिक्र देखने को मिलता है।
इसके अलावा डिमोनेटाइजेशन की बात करें तो भारत में इससे पहले 2 बार डिमोनेटाइजेशन को लागू किया जा चुका है। इससे पहले पहली बार 1946 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था और दूसरी बार साल 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा भारत में डिमोनेटाइजेशन को लागू किया गया था। तो ये तो डिमोनेटाइजेशन की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो ऑनलाइन गेमिंग और से संबंधित जो नियम है उन नियमों के मसौदे से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत में ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कुछ नियमों को जारी किया गया है। अब ये जो नियम जारी किए गए थे ये नियम मुख्य तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत जारी किए गए थे। तो जाहिर तौर पर ये जो नियम है ये भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए जारी किए गए थे। अब क्या है इन नियमों के मसौदे में, ड्राफ्ट में क्या क्या शामिल किया गया है उसकी बात करें तो सबसे पहले ये जो ड्राफ्ट है ये एक स्वनियामक निकाय की बात करता है, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की बात करता है। इस मसौदे में कहा गया है कि भारत में जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं वो कंपनियां एक साथ मिलकर गेमिंग कंपनियां एक स्व निकाय का गठन करेंगी, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का गठन करेंगी और भारत में केवल उन्हीं गेमों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जिन गेमों की जो जानकारी है वो इस पूरे निकाय के पास मौजूद होगी, जिन गेमों को इस निकाय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस मसौदे में ये भी कहा गया है कि इस पूरे निकाय में मुख्य तौर पर 5 मेंबर मौजूद होंगे, 5 सदस्य मौजूद होंगे। ये सदस्य जो होंगे वो अलग अलग क्षेत्रों से होंगे, जैसे कि एक सदस्य ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से हो सकता है, एक सदस्य मुख्य तौर पर सार्वजनिक नीति से हो सकता है, पब्लिक पॉलिसी से जुड़ा हो सकता है। इसके अलावा एक सदस्य आईटी सेक्टर से हो सकता है, एक मनोविज्ञान से और एक चिकित्सा से हो सकता है, ताकि ये जो रेगुलेटरी बॉडी है इस बॉडी को एक मल्टी डायमेंशनल बॉडी बनाया जा सके। यानी कि ऑनलाइन जो गेमिंग है उसमें मनोविज्ञान भी देखने को मिलता है, उसमें हमें आईटी सेक्टर भी देखने को मिलता है, उसमें हमें पब्लिक पॉलिसी मेकिंग भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस पूरी बॉडी में बहुत सारे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है। इसके अलावा और क्या प्रावधान है, तो एक प्रावधान ये भी है कि इस ड्राफ्ट में सत्यापन की भी बात की गई है, सत्यापन से जुड़े नियमों की भी बात की गई है। ये जो पूरा नियम है, ये जो पूरा ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट कहता है कि भारत में कंपनियों को, जो तमाम गेमिंग कंपनियां हैं उन कंपनियों को पहचान स्थापित करने के लिए, पहचान सत्यापित करने के लिए अब अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। इन नियमों में यह कहा गया है कि जो भी लोग ऑनलाइन गेमिंग में शामिल होंगे उन लोगों के लिए जरूरी होगा कि वो अपना फिजिकल एड्रेस प्रदान करें, वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रदान करें, ताकि उनसे उनकी जो पहचान है वो पहचान सुरक्षित रखी जा सके, वो पहचान की पुष्टि की जा सके। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि गेमिंग से जुड़े जो तमाम नियम हैं और जो तमाम जानकारियां हैं उन जानकारियों को उपभोगकर्ताओं के सामने, जो यूजर्स हैं उन यूजर्स के सामने स्पष्ट तौर पर पेश किया जाएगा और किसी भी चीज को छुपाया नहीं जाएगा, यानी किसी भी चीज को अंधेरे में नहीं रखा जाएगा, सब चीजें सामने आनी जरूरी है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनका केवाईसी किया जाना भी जरूरी है। केवाईसी की फुल फॉर्म, तो केवाईसी की फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस के माध्यम से जो तमाम कंपनियां होती हैं, जो तमाम बैंक होते हैं, वो बैंक अपने ग्राहकों को जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ग्राहकों से जुड़ी जानकारी को एकत्र किया जाता है ताकि समय आने पर उन ग्राहकों की पहचान की पुष्टि की जा सके। तो अब जो तमाम जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं उन कंपनियों के लिए भी अपने ग्राहकों का केवाईसी करना अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा ये जो मसौदा है, ये मसौदा पूरी तरह से भारत में खेल के नतीजों पर किसी भी तरह की बैटिंग करने को प्रतिबंधित करता है। यानी कि आप भारत में जो तमाम गेम के नतीजे हैं, यानी क्रिकेट का रिजल्ट क्या होने वाला है, किसी मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, इस पर बैटिंग करने, इस पर पैसे लगाने को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और क्या क्या बात की गई है, तो और ये भी कहा गया है कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक कंपनी में अनुपालन अधिकारी यानी जो कंप्लायंस ऑफिसर है उस ऑफिसर की भी नियुक्ति की जाएगी। और इस ऑफिसर का प्राथमिक कार्य यही होगा कि नियमों में जो कंपनी है उस कंपनी में नियमों का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, इस बात की सुनिश्चित की जाएगी, इस बात की पुष्टि की जाएगी। तो जाहिर तौर पर ये जो नियम है ये भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को और ज़्यादा बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अब भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर बात करते हैं, इसके प्रोस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं।
तो वर्तमान में भारत की जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उसका कारोबार तकरीबन 2.6 अरब डॉलर के आसपास है। और कई रिपोर्ट्स में, कई अनुमानों में ये बताया गया है कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है ये 2027 तक तकरीबन 8.6 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। यानी कि भविष्य में इस इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा विकास होने वाला है। और वर्तमान समय में भारत के तकरीबन 50 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर यूज़र के तौर पर जुड़े हुए हैं, यूज़र के तौर पर गेम खेल रहे हैं। और इसमें भी विशेष बात यह है कि इन 50 करोड़ लोगों में से 40 से 45% तो महिलाएं ही हैं। तो जाहिर तौर पर इसी वजह से इस पूरे सेक्टर से संबंधित नियमों को लागू करना और इस सेक्टर को और ज़्यादा सुरक्षित बनाना बहुत अनिवार्य हो जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ये नियम भी लेके आई है ताकि भविष्य में इस पूरे क्षेत्र से जुड़ी जो संभावनाएं मौजूद हैं उन संभावनाओं का प्रयोग किया जा सके और ऑनलाइन गेम इंडस्ट्री को भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़कर देश के विकास में इसके योगदान को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो ये तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी अगली जो खबर है वो आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट से जुड़ी हुई है। दरअसल खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश पर, एक डिसीजन पर रोक लगा दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण के बिना ही शहरी स्थानीय निकाय के चुनावों को आयोजित करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि क्योंकि जो राज्य सरकार है उसने स्थानीय निकाय चुनाव के संदर्भ में जो हमें जरूरी होता है ट्रिपल टेस्ट, उस ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं किया था। इसी वजह से अब राज्य सरकार को जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं उनमें ओबीसी आरक्षण को लागू करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। और इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका में कहा गया था कि ये जो पूरा डिसीजन है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, ये डिसीजन पूरी तरह से गलत हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि जो ओबीसी का आरक्षण है उसके जो प्रावधान है वो हमें संविधान में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में वो एक संवैधानिक प्रावधान है और उस पर इतनी आसान तरीके से रोक नहीं लगाई जा सकती है। और इसी पूरे डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि आगामी 3 महीने के भीतर स्थानीय निकायों में ट्रिपल टेस्ट जो है उसको पूरी तरह से पूरा किया जाए, उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं और आरक्षण का ये ट्रिपल टेस्ट है क्या, इस ट्रिपल टेस्ट पर बात करते हैं। तो आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट को हम एक प्रक्रिया के तौर पर देख सकते हैं, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम स्थानीय चुनावों में, जो कि लोकल लेवल के चुनाव होते हैं, वहां पर ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए इस पूरे प्रक्रिया का, इस पूरे प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 मार्च 2021 को विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य विवाद में स्थापित किया गया था। इस पूरे विवाद में, इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट को पेश किया था। अब ट्रिपल टेस्ट के तहत होता क्या है उस पर बात करते हैं। तो ट्रिपल टेस्ट के तहत मुख्य तौर पर राज्य सरकार आरक्षण की सीमा तय करने की कोशिश करती है। और इसके तहत ये जो पूरी सीमा तय की जाती है, ये सीमा 3 चरणों में की जाती है, 3 प्रोसेस होते हैं इसके लिए। इसमें जो सबसे पहला चरण है वो ये है कि राज्य सरकार के लिए सबसे पहले जिस पूरे वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है उसके लिए ये पता लगाना आवश्यक होता है कि क्या असल में वो वर्ग पिछड़ा हुआ है या फिर नहीं है। यानी कि उसके पिछड़ेपन की प्रकृति और उसके निहितार्थों की कठोर जांच करना अनिवार्य होता है, ताकि सबसे पहले ये स्थापित किया जा सके कि असल में उस वर्ग को आरक्षण की जरूरत है। और ये तय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया जाता है, एक निकाय बनाया जाता है और इस निकाय की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण को लागू किया जाता है। पहला चरण ये है। दूसरा चरण ये है कि जब ये जो पूरा आयोग है, ये आयोग अपनी सिफारिश लागू कर देता है, तो इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण का अनुपात तय किया जाता है, आरक्षण का प्रपोर्शन तय किया जाता है, यानी कि किस प्रपोर्शन में ओबीसी आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये दूसरा चरण है। तीसरा चरण ये है, ये सुनिश्चित करना होता है कि ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण समग्र तौर पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास का जो आरक्षण है वो 50% की सीमा से ज्यादा ना हो जाए। क्योंकि साल 1992 के अपने एक डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत में आरक्षण को लेकर 50% की सीमा तय की गई थी। तो अगर आरक्षण 50% से ज्यादा होता है तो वो आरक्षण पूरी तरह से इलीगल माना जाएगा।
और भारत में जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, उन चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य होता है राज्य सरकार के लिए। तो ये तो ट्रिपल टेस्ट की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो कुकी चिन शरणार्थियों से जुड़ी हुई है, रेफ्यूजीज से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते दिनों मिजोरम के कुछ नागरिक समूहों द्वारा राज्य के जो गवर्नर हाउस है उसके सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। और इस विरोध प्रदर्शन में ये मांग की गई कि बांग्लादेश के जो कुकी चिन शरणार्थी हैं उन शरणार्थियों को राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाए और राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि उन शरणार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकें। तो इसी मांग को लेकर गवर्नर हाउस के सामने विरोध प्रदर्शन किए गए थे। इस पूरे प्रदर्शन में ये कहा गया कि बांग्लादेश में ये जो तमाम शरणार्थी लोग हैं, ये शरणार्थी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। तो ऐसे में इन्हें भारत आने की अनुमति दी जाए क्योंकि वहां पर इनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं। और इस संबंध में ये भी कहा गया कि ये पहली बार नहीं है जब भारत सरकार या फिर राज्य सरकार शरणार्थी समूहों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति देगी। इससे पहले साल 1970 के दशक में बांग्लादेश से आने वाले हजारों चकमाओं को, चकमा समुदाय के लोगों को राज्य में आने की अनुमति दी गई थी। और इसी तर्क का प्रयोग करते हुए इसी आधार पर यह भी मांग की जा रही है कि अब कुकी चिन शरणार्थियों को राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाए। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट की बात हुई। अब इस पूरे विषय से जुड़ी बैकग्राउंड की बात करते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। तो बैकग्राउंड की बात करें तो वर्तमान समय में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की सेना और वहां के कुकी चिन नेशनल आर्मी के बीच हमें एक सशस्त्र संघर्ष देखने को मिल रहा है। अब ये जो कुकी चिन आर्मी है, जो नेशनल आर्मी है, ये आर्मी मुख्य तौर पर चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में बहुत ज्यादा सक्रिय है, वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। और इस आर्मी को मुख्य तौर पर साल 2008 में गठित किया गया था। 2008 के बाद से लगातार ये आर्मी जो बांग्लादेश की सेना है उसके खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रही है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों इतना ज्यादा हिंसा कर रही है? इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका प्राथमिक लक्ष्य यही है कि कुकी चिन मिजो समुदाय को मिलाकर एक अलग राज्य का गठन किया जाए, एक अलग देश का निर्माण किया जाए। तो ये तो इसके कॉन्टेक्स्ट की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो पूरा विषय है ये मिजोरम से किस तरह से जुड़ा हुआ है, उसकी बात करते हैं। तो वर्तमान समय में जो मिजोरम है, बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों, इसके अलावा जो म्यांमार का जो कुछ हिस्सा है, उस हिस्से में हमें व्यापक तौर पर कुकी चिन मिजो समुदाय के लोग देखने को मिलते हैं। और ये तीनों समुदाय के जो लोग हैं ये आपस में मुख्य तौर पर जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए हैं ऐतिहासिक संदर्भ को लेकर, ये जुड़े हुए हैं सांस्कृतिक विरासत को लेकर। ये आपस में एक बहुत ही व्यापक सांस्कृतिक विरासत को साझा करते हैं और इसी वजह से इन तीनों समुदाय के बीच हमें बहुत ज्यादा एकजुटता देखने को मिलती है। इसके अलावा इसका एक कारण ये भी है कि इनका जो वंश है वो वंश मुख्य तौर पर एक ही है। ये जो वंश है वो है चीनी मूल वंश। तो इस मूल वंश से आते हैं ये सभी लोग और इस वजह से आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। ये लोग मुख्य तौर पर तिब्बत के रास्ते होते हुए म्यांमार के रास्ते भारत में प्रवेश किया था इन्होंने। और वर्तमान समय में हमें मिजोरम में इनकी बहुत बड़ी संख्या देखने को मिलती है और इसी वजह से ये जो पूरा आंदोलन हो रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरणार्थियों से जुड़े कुछ नियमों की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला और सबसे विशेष नियम है वो है शरणार्थी सम्मेलन, यानी कि जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है जिस पर मुख्य तौर पर 1951 में जिसको लागू किया गया था। और इसका एक प्रोटोकॉल भी है। इस प्रोटोकॉल को 1967 में हस्ताक्षरित किया गया था। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि भारत ने ना तो इस पूरे सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं, ना तो इस पूरे कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं और ना ही इस पूरे प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार जो है वो इन शरणार्थियों को शरण देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा भारत में इस संबंध में कोई विशेष नियम भी लागू नहीं किया गया है, कोई कानून भी पेश नहीं किया गया है। हालांकि इसके बावजूद भी हम अक्सर देखते हैं कि भारत सरकार बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थियों को, हमारे आसपास के देशों के जो तमाम रेफ्यूजीज होते हैं उन लोगों को शरण देती है और भारत में उन्हें रहने का अवसर दिया जाता है। तो नियमों पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद भी भारत उन नियमों को पालन कर रहा है, उन नियमों को लागू करने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर मानवीयता के आधार पर। तो ये एक बहुत ज्यादा विशेष बिंदु हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो मुख्य तौर पर राज्य कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार से जुड़ी हुई है। खबर दरअसल चर्चा में इसलिए आई क्योंकि
केरल उच्च न्यायालय द्वारा अपने एक डिसीजन में ये कहा गया कि राज्य के जो तमाम कर्मचारी हैं जो हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं, उन कर्मचारियों के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय ने कार्यवाही करने का आदेश दिया है। केरल उच्च न्यायालय ने अपने एक पुराने डिसीजन को दोहराते हुए, जो कि 2021 में आया था, इस पूरे डिसीजन को दोहराते हुए न्यायालय ने कहा कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उन्हें हड़ताल करने का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, और ऐसे में जो भी कर्मचारी राज्य में हड़ताल करते हैं या फिर नियमों के खिलाफ जाकर हड़ताल में हिस्सा लेते हैं, तो ऐसे में उन तमाम कर्मचारियों के खिलाफ केरल सेवा नियम और केरल सरकारी कर्मचारी आचरण नियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा उन लोगों को, वो लोग जो तमाम लोग हड़ताल में हिस्सा लेते हैं, वो लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत जो भी आम संरक्षण प्राप्त है, जो भी अधिकार प्राप्त है, वो उस अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, वो उस अधिकार के हकदार नहीं हो सकेंगे। अब इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों की बात करते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 को समझ लेते हैं। जो अनुच्छेद 19 है, जो आर्टिकल 19 है, वो भारत के सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी कि भारत के सभी नागरिकों को समग्र तौर पर, खुले तौर पर बोलने का अधिकार प्राप्त है, किसी की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि ये जो अधिकार है, ये कुछ स्थितियों में प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 के खंड 1(c) की बात करें तो ये भारत में सभी लोगों को ये अधिकार देता है कि भारत के सभी नागरिक संघ या सहकारी समितियों का निर्माण कर सकते हैं, उसको बनाने का एक मौलिक अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इसी अनुच्छेद का खंड 4 अगर आप देखेंगे तो खंड 4 ये कहता है कि भारत सरकार यदि देश की अखंडता और संप्रभुता पर किसी तरह का खतरा उत्पन्न होता है, तो देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए इस अनुच्छेद के तहत जो भी अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, उन अधिकारों को कुछ हद तक जो है रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि भारत में सरकार का विरोध करना, किसी व्यक्ति का विरोध करना एक मौलिक अधिकार हो सकता है, किसी व्यक्ति के विचारों का विरोध करना एक मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन हड़ताल करना भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसे भारतीय संविधान में एक कानूनी अधिकार के तौर पर पेश किया गया है, एक लीगल राइट के तौर पर पेश किया गया है, ना कि एक फंडामेंटल राइट के तौर पर। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हड़ताल करने के अधिकार को कानून के माध्यम से या फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार या फिर किसी क्षेत्र में लागू नहीं कर सकते हैं, उसे कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। जबकि अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो आप इसे कोर्ट के जरिए इसको एनफोर्स कर सकते थे, इसको लागू कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये कानूनी अधिकार है, तो इसको संविधान के जरिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए या किसी दूसरी कोर्ट के जरिए जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई राज्य सरकार के कर्मचारियों के हड़ताल से संबंधित प्रावधानों की। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो आईएएस सेवाओं पर नियंत्रण और इसको लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जो विवाद है, उस विवाद से जुड़ी हुई है। दरअसल खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि हमें पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ समय से लगातार जो तमाम सिविल सेवाएं हैं, उनके प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर एक विवाद देखने को मिल रहा था। इस विवाद में मुख्य तौर पर दो पक्ष शामिल थे। पहला पक्ष है केंद्र सरकार का और दूसरा पक्ष है दिल्ली सरकार का। अब ये पूरा जो मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई भी कर ली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस मामले पर कोई डिसीजन नहीं लिया है और अपने निर्णय को आरक्षित कर लिया है। ये तो कॉन्टेक्स्ट की बात हुई। अब इस पूरे विषय को लेकर दिल्ली सरकार का ये कहना है कि क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है वो दिल्ली में इमीडिएट तौर पर जुड़ी हुई है, तो ऐसे में जो तमाम प्रशासनिक विभाग हैं, जो तमाम आईएएस अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो दिल्ली सरकार के अधीन होना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का तर्क ये है, केंद्र सरकार की ओर से बोलते हुए भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने ये तर्क दिया कि दिल्ली के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण पूरी तरह से वांछनीय है और इसका जिक्र जो है वो हमें भारतीय संविधान में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा तुषार मेहता ने अपने बयान में ये भी कहा कि क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो दिल्ली है और दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार उस पूरी राजधानी में एक बड़ी शेयर होल्डर है, एक बहुत बड़ी हितधारक है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को इसके प्रशासनिक नियंत्रण से अलग नहीं किया जा सकता। इन्हीं तर्कों के आधार पर केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली में जो आईएएस अधिकारी हैं उनका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो केंद्र सरकार के हाथों में होना चाहिए।
जबकि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि आईएएस अधिकारियों का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो दिल्ली सरकार के अधीन होना चाहिए। ये तो इस पूरे विवाद की बात हुई और विवाद पर जो निर्णय है वो अंततः सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाएगा। अब इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों की बात करते हैं कि संविधान में क्या कहा गया है। तो अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 आर्टिकल 239 पर नजर डालेंगे तो ये जो आर्टिकल 239 है, ये आर्टिकल भारत में यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं इस पूरे आर्टिकल में। यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज का नियंत्रण किस तरह से किया जाएगा, उसे गवर्न किस तरह से किया जाएगा, इससे जुड़े जो नियम हैं वो हमें अनुच्छेद 239 में देखने को मिलते हैं। अब दिल्ली का अनुच्छेद कहाँ गया, दिल्ली का प्रावधान कहाँ पे किए गए हैं, तो दिल्ली से जुड़े जो विशेष प्रावधान हैं वो हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ए में देखने को मिलते हैं। अब क्या कहा गया है इस अनुच्छेद में, किस तरह के प्रावधान हैं, उस पर बात करें तो प्रावधान ये किया गया है कि दिल्ली का जो उपराज्यपाल होगा, दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उस लेफ्टिनेंट गवर्नर को दूसरी यूनियन टेरिटरीज की तुलना में ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। दूसरी यूनियन टेरिटरीज में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनकी तुलना में ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार मुख्य तौर पर पुलिस, जमीन और लोक व्यवस्था के मामलों में दिल्ली में कानून बना सकती है। इसके अलावा दिल्ली की जो सरकार है वो इन 3 मामलों को छोड़कर, पुलिस, जमीन और लोक व्यवस्था, इन 3 मामलों को छोड़कर राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बना सकती है, किसी भी मामले पर नियमों को लागू कर सकती है। हालांकि यहाँ पर एक विशेष प्रावधान ये भी किया गया है कि राज्य सरकार के लिए, दिल्ली सरकार के लिए उपराज्यपाल की सहमति लेना, उसकी अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 239 ए ये भी कहता है कि दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। यानी कि दिल्ली सरकार की जो कैबिनेट है वो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास किसी तरह का सुझाव भेजती है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इस सुझाव को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, वो इस सुझाव को मानने से इनकार भी कर सकता है। और ये जो पूरा प्रावधान है, ये पूरा प्रावधान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच विवाद का सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि दिल्ली सरकार कोई नियम लेकर आती है और राज्य के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो उस पूरे नियमों पर, उस पूरे नियमों के क्रियान्वयन पर अपनी रोक लगा देते हैं, अपनी मंजूरी नहीं देते हैं। तो ऐसे में इसकी वजह से दिल्ली का जो विकास है, इस पूरी राजनीति की वजह से दिल्ली का जो डेवलपमेंट है उसमें हमें कहीं ना कहीं बाधा देखने को मिलती है। तो जाहिर तौर पर इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली और अंतिम खबर पर बात करते हैं। हमारी अगली जो खबर है वो आईटी नियमों के तहत आपात शक्तियों से जुड़ी हुई है, इमरजेंसी पावर से जुड़ी हुई है। खबर दरअसल चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते दिनों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और ये जो प्रतिबंध लगाया गया था, ये पूरी की पूरी रेस्ट्रिक्शंस मुख्य तौर पर आईटी नियमों के तहत सरकार को जो शक्तियां प्राप्त हैं उन शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया था। तो जाहिर तौर पर इसी वजह से ये जो नियम है ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्या थी, उस डॉक्यूमेंट्री को भी संक्षेप में समझ लेते हैं। तो बीबीसी की ये जो डॉक्यूमेंट्री थी, इस डॉक्यूमेंट्री में मुख्य तौर पर 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर सवालिया निशान लगाए गए थे। और इसी पूरे विषय को लेकर भारत सरकार का ये मानना था कि ये पूरी डॉक्यूमेंट्री देश की संप्रभुता और अखंडता पर बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा आईटी नियमों का उपयोग करते हुए, उसके तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए इस पूरी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट की बात हुई। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इससे पहले भी आईटी नियमों का उपयोग करते हुए कई यूट्यूब चैनल्स पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। अब आईटी नियमों पर बात करते हैं। तो आईटी नियमों को, सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को भारत सरकार द्वारा साल 2021 में पेश किया गया था। और इन नियमों को हम आधिकारिक तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्तीय संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम के तौर पर जानते हैं। तो ये पूरा नाम है इस पूरी आईटी नियम का। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें प्रावधान क्या है, प्रावधानों की बात करते हैं। तो ये जो आईटी नियम है, ये आईटी नियम मुख्य तौर पर भारत में सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हो गए, इसके अलावा डिजिटल समाचार के नियमों से संबंधित है। यानी कि इन तमाम संस्थाओं को रेगुलेट करने के लिए सरकार द्वारा आईटी नियमों को 2021 में पेश किया गया था। इन आईटी नियमों के माध्यम से सरकार उपयोगकर्ताओं यानी जो यूजर्स हैं
उनके अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने की बात करती है। यानी कि अगर किसी उपयोगकर्ता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, उसको जो राइट्स दिए गए हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसको जो राइट प्राप्त हैं, यदि उन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सरकार उन उल्लंघन की जांच करती है। इसके अलावा सरकार इन नियमों के माध्यम से भारत में जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है, दुरुपयोग कैसे? तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग फर्जी खबरों को फैलाने के लिए किया जाता है, फेक न्यूज़ को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो सरकार फेक न्यूज़ को काउंटर करने का प्रयास कर रही है इन नियमों के माध्यम से। अब इस नियम की जो धारा 16 है, सेक्शन 16 है, उसी का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा मुख्य तौर पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब धारा 16 कहती क्या है? तो जो धारा 16 है वो भारत सरकार को आपात शक्तियां प्रदान करती है। ये धारा कहती है कि भारत सरकार किसी आपात स्थिति में, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी सूचना को ब्लॉक कर सकती है, किसी सूचना को अवरुद्ध किया जा सकता है इंटरनेट पर, किसी एप्लीकेशन को हटाया जा सकता है, किसी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से पूरी तरह से ब्लॉक किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपात स्थिति का क्या मतलब है? इमरजेंसी सिचुएशन का क्या मतलब है? तो इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब एक ऐसी सिचुएशन से है जहाँ पर निर्णय लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, जहाँ पर जल्द से जल्द निर्णय लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, और यदि जल्द निर्णय नहीं लिया जाता तो उसके गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और ऐसी ही स्थिति में सरकार को ये शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार भारत की संप्रभुता की रक्षा कर सकती है, देश की सुरक्षा कर सकती है, आतंकवादी खतरों से देश को निपटने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा अन्य देशों के साथ भारत के जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, उन संबंधों को बनाए रखने के लिए भी नियमों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी सरकार को आपात शक्तियां प्रदान की गई हैं। और यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि इस पूरे नियम का उपयोग करते हुए सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जाता। यानी कि सरकार जिस व्यक्ति से संबंधित सूचना को ब्लॉक कर रही है, जिस व्यक्ति के यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर रही है, उसको अपने तर्क को पेश करने का मौका भी नहीं दिया जाता। इस तरह से इस पूरे नियम की कई बार आलोचना भी की जाती रही है। कई जानकारों का, खासतौर पर जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, उसने कई बार इन नियमों पर आरोप लगाया है कि इन नियमों के माध्यम से भारत में जो मीडिया का तंत्र है, जो सोशल मीडिया है, इसके अलावा जो हमारा पूरा मीडिया बना हुआ है, जो समाचार पत्र हैं, उस मीडिया को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। जो भारत में मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर पेश किया जा रहा है, सरकार उस चौथे स्तंभ को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में अगर ये चौथा जो पिलर है वो कमज़ोर हो जाएगा, तो इसके प्रभाव स्वरूप भारत का जो लोकतंत्र है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। सरकार पर कई बार ये आरोप लगते हैं कि सरकार इन नियमों के माध्यम से लोगों की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उस अधिकार को सीमित करने का प्रयास भी कर रही है, क्योंकि कई बार सरकार उस तरह के ट्वीट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करती है जो कि सरकार की आलोचना करते हैं। तो ज़ाहिर तौर पर कई बार इन नियमों का दुरुपयोग भी हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में नियमों का दुरुपयोग करने के लिए कुछ प्रावधान किए जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये तो हुई आज की वीडियो की बात, आज की खबरों की बात। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी वीडियो में जिन खबरों, जिन न्यूज़ पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे। और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।